तो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एक्स से। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो है। किसका रेशियो है? मोल का रेशियो है। किसका रेशियो है? मोल का। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ मोल ऑफ the ratio of number of mole of one component to the number of mole of solution is called mole fraction. Is called mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल बटे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल है उससे हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो हमें क्या मिल जाएगा? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम एक समझते हैं। लेट मतलब हम मानते हैं। क्या मानते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या मानते हैं? क्या मान लिए? Na। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं? सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल Nb। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बताओ तो जी तुम लोग। तो सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल क्या है? दोनों को जोड़ देंगे। सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो दोनों का मोल को ऐड कर देंगे। तो टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल क्या है? Na प्लस Nb। क्लियर है बात? अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन कहता है कि रेशियो है। जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उस कंपोनेंट का मोल नंबर ऑफ मोल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे? सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से। तो जैसे अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? एक्स से। एक्स से क्या होगा? एक्स से होगा, अगर एक्स से निकालना चाहते हैं यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं तो हमको सॉल्यूट का मोल लेना होगा। क्या है? Na। और किससे डिवाइड करना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन का मोल क्या है? Na प्लस Nb, है कि नहीं? इसी तरह अगर हम B का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो B सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? सॉल्वेंट का मोल लेना होगा Nb और किससे डिवाइड करना होगा? टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन Na प्लस Nb। ठीक है। तो समझिए यहाँ पर कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं आप लोग को कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? अगर XA प्लस XB, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है और दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। X इक्वल टू XB। अगर कोई तीन कंपोनेंट होता तो XA प्लस XB प्लस XC, तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सम करने पर क्या आता? 1 आता। तो यहाँ पर हम हमेशा दो कंपोनेंट मान के चल रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या सॉल्यूट दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम करने पर क्या होता है? 1 आता है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है
कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन हमें पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्यों, कैसे निकल जाएगा? अगर हमको x से पता है तो x भी निकाल देंगे। तो हम x भी कैसे निकालेंगे? एक्स बी को हम 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। एक्स ए का वैल्यू रखेंगे, 1 में घटा देंगे तो एक्स भी हमारा निकल जाएगा। अब चलिए हम मोल फ्रैक्शन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हम एक सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं और ये सॉल्यूशन किसका है हमारा? ये सॉल्यूशन इथेनॉल और वाटर का है। सॉल्यूशन किसका है? इथेनॉल और वाटर का। तो हम क्या ले रहे हैं? 1 मोल इथेनॉल ले रहे हैं और 1 मोल इथेनॉल कितना वाटर में मिला दिए? 4 मोल वाटर में मिला दिए। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 1 मोल इथेनॉल को हम 4 मोल वाटर में मिला है। तो इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1 + 4 इक्वल टू कितना? 5 मोल। तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कितना आया? 1 + 4 इक्वल टू 5 मोल। तो अगर हमको पूछेगा इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो हम क्या करेंगे? इथेनॉल का मोल लेंगे। इथेनॉल का मोल क्या है? 1 और टोटल मोल कर देंगे 5। तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट, क्योंकि रेशियो है और सेम चीज़ का रेशियो है मोल और मोल का, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। और याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक से छोटा, भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक से छोटा। तो जो आंसर आएगा, वो जो वैल्यू आएगा मोल फ्रैक्शन का, वो किस में आएगा? एक से छोटा। 0.2 एक से छोटा है कि नहीं? उसी तरह अगर हम क्या निकालना चाहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या होगा? वाटर का मोल 4 और टोटल मोल कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.8। अगर हमको दूसरा तरीका से निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स ही। सवाल जब बनाइएगा तो ए और बी मान के बनाइएगा। तो आप ऐसे भी बहुत जगह देखने को ऐसे ही मिलता है। तो 1 माइनस एक्स ही। तो एक्स ही क्या है? अगर हम वाटर का मोल फ्रैक्शन कहाँ चाहते हैं, हम इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं। हम सीधे 1 में इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो हम 1 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8। उतना ही आया। देखिए, तो अगर एक का जब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा? सीधे 1 में घटा देंगे। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 50 आया, 0.5, तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 0.5 है कि नहीं? एक का 0.3 आया तो दूसरा का क्या होगा? 0.7। तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by mixing 60 gram of ethanol. A solution is prepared by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. यानी एक सॉल्यूशन बनाया गया है 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम मिथेनॉल को लेकर के। फाइंड द
मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट, यानी हमें दोनों कंपोनेंट का यानी इथेनॉल का और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा यहाँ पर एक सॉल्यूशन है इथेनॉल और मिथेनॉल का। हमको उस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का यानी इथेनॉल और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इथेनॉल है और मिथेनॉल है। तो इथेनॉल को जो है ना, इसका फॉर्मूला है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले जान लीजिए। इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल IUPAC नेम है, ये जान लीजिए। इथेनॉल क्या है? IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको आप क्या मान लीजिएगा? A। और मिथेनॉल, मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। और ये टॉक्सिक होता है, अगर आदमी के शरीर में चला गया तो आदमी का मृत्यु हो सकता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। इसमें इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अल्कोहल, और इसमें मिथाइल ग्रुप है तो इसमें मिथाइल अल्कोहल। तो नाम अंतर क्यों है? इसमें दो अल्कोहल, दो कार्बन है इसलिए इथेनॉल, और इसमें एक कार्बन है इसलिए इसका नाम है मिथेनॉल। और दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है? अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? तो ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है और इसको हम क्या मान लेंगे? B। चलिए यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं देख रहे हैं किसका क्या अमाउंट है, लेकिन एक को हमने मान लिया A, एक का मान लिया B। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोई बात नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपली हम A और B मान के चल रहे हैं। एक को A मान रहे हैं, एक को B मान रहे हैं, क्योंकि हमको तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास? वेट ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ है? इथेनॉल का वेट 60 ग्राम और मिथेनॉल का वेट कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम, है कि नहीं? अगर हम इथेनॉल का नंबर ऑफ, यहाँ अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या चाहिए? मोलर मास। तो अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें इथेनॉल का Ma, तो क्या होगा? Ma 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है और एक ऑक्सीजन है। तो 2 कार्बन क्या होगा? 24, 6 और प्लस 16 कितना हो गया? 46। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इथेनॉल का? 46 इथेनॉल का। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना हो गया? कितना कार्बन है? 1 कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। 12 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20, 32। तो मिथेनॉल का मोलर मास क्या हो गया? 32। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल Na, तो वेट बाय मोलर मास। तो वेट कितना है हमारे इथेनॉल का? 60 ग्राम और फॉर्मूला मास 46। तो 60 से डिवाइड करेंगे 46 को तो क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा? 23। बस इतना ही छोटा होगा। चलिए 30 को 23 से डिवाइड कीजिए तो और तो छोटा नहीं हो सकता है एक बार में, है कि नहीं? 7 0 कितना बार में जी? आई थिंक 3 बार में। पॉइंट दे करके 3 लगा देंगे। 69 1 0 कितना बार में? 0 लगाए तो
0 बार में। तो अप्रॉक्स में इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.30 आ रहा है। कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन Na का 1.30। अब B का मोल फ्रैक्शन अब B का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो B का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ मोलर मास, ये होगा WB बाय MB, वेट बाय मोलर मास। 40 बाय कितना आया है इसका मोलर मास 32 आया है। तो 40 को 30 हो सकता है, 8 से डिविजिबल है, 8 से 5 बार में और ये 4 बार में। तो 5 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है, तो 1 बार में 10 पॉइंट कितना बार में 2 बार में 5 बार में। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल मिथनॉल का आ रहा है 1.25 आ रहा है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल तक पहुंच गए। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, अगर हम A का निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का, तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल का मोल लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या है 1.30 प्लस 1.25। अगर इसको हम सम करते हैं तो 1.30 बटे 5.2। तो 1.30 को 2.55 से, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डिसिमल हट जाएगा ना, डिसिमल तो सेम प्लेस पे चला जाएगा, हट जाएगा डिसिमल। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 से कितना बार में 13, 2 बार में 3 बचा 3 0, ठीक है 125, 25 बार में तो 130, 26 बार में। और फिर इसको 5 से करते हैं तो 5 बार में 25 और 1 बार में, वैसे भी 50 बार में 250 होता है, 51 बार में हो गया। तो 26/51। तो 26 को 51 से डिवाइड करते हैं, हो सकता है। तो 26 को 51 से डिवाइड करते हैं, जीरो लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट देना पड़ेगा ना। कितना बार में जी 50 का टेबल पड़े हैं ना, 50 का टेबल जानते हैं, तो क्या होगा 5 बार में 250, ये ना होगा जी। तो 5 तो 255 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो कितना बचेगा 5, फिर 0 लगा देंगे, कितना बार में 1 बार में नहीं 0 बार में। 51 से ज़्यादा रहेगा तब ना डिवाइड करेगा। तो 85 है, 0 लगाए तो लगभग 0 बार में, फिर लगा देंगे 0। तो कितना बार में अप्रॉक्स में 9 टाइम्स में, 10 बार में 510 हो जाएगा, लगभग 9 बार में। तो आगे चलता रहेगा। तो इसका जो वैल्यू आया लगभग 0.509, या इसी को हम लोग 0.51 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 0 के पीछे 9 है, इसको आगे बढ़ा दिए, अच्छा लगकर राउंडिंग कर दिए इसका 0.51। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आया 51। तो XB हम निकालने का तरीका क्या बताए थे आपको, 1 में माइनस कर देंगे। XA प्लस XB का सम क्या होता है, XA प्लस XB हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इसका यूज करेंगे हम। तो XA हमें पता चल गया है, तो XB कैसे निकालेंगे 1 माइनस XA। तो 1 माइनस 0.51, तो 100 में अगर 51 घटाएंगे तो क्या होगा 49, 100 में 51 घटाएंगे तो 49 बचेगा। तो 1 माइनस 0.51 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.49। तो हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारा XA और XB कितना आया, तो हमारा इथाइल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आया 0.51 और मिथनॉल का मोल फ्रैक्शन आया 0.49। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन ये तो सिंपल था, वेट दिया था,
क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको मास परसेंटेज दे दे और पूछेगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए, तो एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करेगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन पे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला क्या है, C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो इस क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें इथिलीन ग्लाइकोल का मास परसेंटेज दे दिया गया है। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है CH2OH। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। तो इथिलीन ग्लाइकोल में देखिए कार्बन कितना है, इसमें देखिए तो इस इथिलीन ग्लाइकोल में कार्बन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 2 6, और ये क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। तो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, हमें इसका अमाउंट कितना दिया गया है, 20%। तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20% W ऑफ किसका, C2H6O2 का, है कि नहीं। अब जब मास परसेंटेज दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या बोले थे लिखने के लिए, कि सबसे पहले आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर क्या लिखना होगा हमको, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मास परसेंटेज दिया हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम, है कि नहीं। और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो 100 ग्राम को 20% 20 ग्राम। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए, तो लेकिन हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना होगा। तो कितना होगा, 80 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 20 ग्राम सॉल्यूट है, और 20 ग्राम सॉल्यूट है तो 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट, वाटर है। सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर है। अब हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूट, इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा, अगर Ma कैलकुलेट करें, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो 12 कार्बन का मास, 24, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 32, 16 × 2, 16 × 2 क्या होगा, 32। अगर हम जोड़े 24 और 6, 30, 30 और 32, 62। तो हमारा क्या निकला, मोलर मास 62। मोलर मास का यूनिट क्या होता है,
ग्राम पर मोल। मोलर मास कैसे लिखोगे? मोलर मास लिखने का तरीका है ग्राम पर मोल, या सिंपली इसको आप यू लिख सकते हो। हमेशा आपको दिखेगा यू लिखा रहेगा, या इसके बदले क्या लिखा रहेगा? यू के बदले लिखा रहेगा ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 मोल इथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं तो उसका कितना ग्राम होगा? 62 ग्राम। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल लेंगे, तब उसका वेट क्या होगा? 62 ग्राम। तो जनरली दिखाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बुक में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इथिलीन ग्लाइकोल कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट अगर देगा तो वो यूनिट जरूर मेंशन करता है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है, या तो सिंपली यू लिख देगा यूनिफाइड मास, या इसको ग्राम पर मोल में लिख देगा। ग्राम पर मोल लिखने का मतलब कि अगर उसका 1 मोल लेते हैं तो ग्राम में उतना होगा, यानी 62 ग्राम होगा। तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग होता है मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे होगा? वेट बाय मोलर मास। तो वेट है 20 और मोलर मास कितना आया? 62। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10/31 अब हम 10/31 को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको पॉइंट देना होगा 0। कितना बार में जी? 3 बार में है कि नहीं? 93 7 0 कितना बार में? 2 बार में। कितना हो जाएगा? 62 8, फिर कितना बार में? लगभग 2। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया इथिलीन ग्लाइकोल का? 0.32। तो हमने सॉल्यूट का यानी इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना। तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर है ना। सॉल्वेंट क्या है? वाटर, WB/MB। तो वेट कितना है सॉल्वेंट का? 80। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। अगर हम 80 से 18 को डिवाइड कर दे तो कितना बार में? 4 टाइम्स 72। 4 टाइम्स में 72, 2 बार में 36, तो 4 बार में 72। तो 8, फिर 0.4, इसी तरह 4.44 चलता रहेगा। 4.44 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल किसका? वाटर का हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। तो हमको चाहिए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Na + Nb। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? Na + Nb इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन? 0.32 + 4.44। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या आएगा? 4 2 6 4 3 7, तो 4.76 जो हमारा क्या आया? सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। अब हमें फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? लिखूं तो समझा देंगे तुमको बाद में। मिटाने वाला कहाँ चला गया जी? उधर गिरा है क्या? तो हमको क्वेश्चन में बोला है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na + Nb। तो Na हमारा कितना आया? 0.32। Na + Nb कितना आ गया है? सॉल्यूशन का मोल
4.76। तो पॉइंट तो हट जाएगा क्योंकि सेम प्लेस डिजिट क्या है सबका, दोनों का सेम है ना, तो ये तो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 32/476। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पहले। तो 32 16 बार में, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 कितना बार में, 3 बार में, 2 के टेबल से 1 बचा, 16 8 बार में। फिर 2 से कट सकता है ना, 8 बार में, और फिर ये 1 बार में, 1 बार में 18 9। तो हमारा जो आ रहा है 8/119 है कि नहीं। अब ये इसको अगर डिवीजन करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 8/19 ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको 2 0 ऊपर लगा देते हैं और 2 0 नीचे लगा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, और डिवाइड किसको करेंगे, तो यहाँ पर 800 हो गया ना। अब 800 को डिवाइड किससे कर देंगे, 119 से। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 800 को डिवाइड हम किससे करने जा रहे हैं, 119 से। लगभग 120 मान सकते हैं कि नहीं इसको, 119 लगभग 120 मान के चलिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो क्या होगा, कितना बार में आएगा, 7 बार में। नहीं, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं, 6 बार में होगा। 7 बार में बोलिए कैसे, अगर हम 119 को हम 120 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 120 ही लिख के चले। 119 को हम क्या मान लिए, 120 मान लिए। अगर आप कीजिएगा 7 बार में, तो 7 बार में 700 तो हो ही जाएगा, और 7 बार में 120 होगा तो 140 हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, वो 6 बार में ही करते हैं। तो 6 बार में कितना होगा, 0 12 और 6 7, तो अप्रॉक्स 720 आया। तो कैलकुलेशन 119 को हम 120 भी मान लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान हुआ ना, 119 को मल्टीप्लाई करना है और 120 को मल्टीप्लाई करना है, तो आसान 120 हो गया। तो ये सब अब क्या करना होगा हमको, 80 बचेगा ना, फिर 0 दे देंगे, है कि नहीं। तो पॉइंट देना होगा ना, पॉइंट कितना बार में, 6 बार में। तो डिवीज़न करने पर हमको क्या आ रहा है, 800 को 119 से डिवाइड किए तो लगभग 6.6/100 आ रहा है। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2 प्लेस डिसिमल को छोटा हो जाएगा ना, 100 से डिवाइड करने पर छोटा हो जाएगा ना। तो छोटा कैसे होगा, ये पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो कितना प्लेस आगे, 2 0 है तो 2 प्लेस आगे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.066। तो था यहाँ पर 1 प्लेस सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस पर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। तो उसी तरह अगर आपको बोलेगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस 0.66। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, 1 में हमको क्या माइनस करना है, 0.066। तो क्या करना होगा, कैरी लेना होगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में 4, 9 में 6 गया 3, 9 में 0 गया 0, तो 0.934। तो सॉल्वेंट का हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.94। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स से कहाँ लिख दी, जगह है तो यहाँ हम लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया है एक्स से बराबर 0.066, और एक्स भी जो आ गया वो लगभग कितना आ गया, 0.934। अच्छा, ये वैल्यू देखने से क्या लग रहा है आपको, ये वैल्यू देखने से क्या लग रहा है आप लोग को,
XA और XB कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो समझ रहे हैं। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है काफ़ी बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है सॉल्यूट, लेकिन है, लेकिन बहुत कम है, यानी 1% भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत कम है, बहुत कम है। तो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ppm से। तो पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन का यूज कब करते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज तब करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत बहुत कम हो, सॉल्यूट का पार्ट बहुत बहुत कम हो, यानी कहने का मतलब सॉल्यूट जो हो ना के बराबर हो, सॉल्यूट क्या हो, ना के बराबर हो, या सॉल्यूट मिलियंथ हिस्सा में हो, सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो, मिलियंथ हिस्सा में, मतलब सॉल्यूट का मिलियंथ पार्ट है, यानी बहुत ही कम है। तो यानी अगर हम 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन लें, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, अगर हम 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उस 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में जो भी होगा वही उसका क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा। तो हम क्या, इसका डिफिनेशन क्या होगा, द वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 लाख, यानी 10 लाख मतलब क्या, 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम ऑफ solution is called parts per million। तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट प्रेजेंट है ग्राम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसा मास परसेंटेज था वैसा ही पार्ट्स पर मिलियन है। तो वहाँ पर परसेंटेज से काम चलाते थे, यहाँ पर मिलियन में काम चलाना है। परसेंटेज मतलब 100 में देखते थे और यहाँ पर 1 मिलियन में देखेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन होगा, पहले क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अब बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट किसमें लेंगे, ग्राम में। तो ये हुआ पर ग्राम। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, लेकिन हमें 10 लाख ग्राम में देखना है, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 लाख में कितना जीरो होता है, 6, तो 10 टू द पावर 6 क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। आप इसी फॉर्मूला को यूज कीजिएगा जब हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज आपको दिखाएंगे। तो सॉल्यूट का वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको समझेंगे कैसे। आपको कहीं भी लिखा रहेगा, जैसे कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मार्केट, एक जनरली कॉमर्शियल यूनिट होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर कहीं लिखा रहेगा 5 ppm, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब हुआ, अच्छा कुछ दिन पहले मैगी बैंड हो गया था, 4-5 साल पहले, 2015 के आसपास के समय, 16 में मैगी बैंड हो गया था, मतलब 6-7 साल हो गया पहले बात।
तो मैगी बैंड होने का कारण क्या था कि मैगी में था लेड। क्या था? लेड, LEAD। लेड होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको अगर खाने पीने का चीज़ में मिलाया जाए तो वो क्या होता है, उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। टेस्ट क्या होता है? इन्हांस। लेकिन लेड बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है, वो हमारे बॉडी में क्या कर सकता है? कैंसर कर सकता है, किडनी खराब कर सकता है। तो बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है लेड। लेकिन खाना पीना में तो जो FASSI जो होता है, जो खाने पीने का इंडिया में देख रेख करता है, सामान का स्टैंडर्ड बना रहे, तो जो जांच एजेंसी होता है वो सिर्फ 2% तक ही मिलाने का परमिशन देता है। सॉरी, 2 ppm ही तक मिलाने का क्या देता है? छूट देता है कि आप 2 ppm तक अगर क्या कीजिएगा, लेड अगर मिलाइएगा तो खा सकता है, मतलब वो खाने योग्य है, इंसान को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मिलाइएगा तो लोगों को नुकसान करेगा। ठीक है ना? तो कुछ सैंपल में बहुत अलग अलग जगह से मैगी का सैंपल लिया गया, तो कहीं कहीं सैंपल में भी 5 ppm पाया गया। तो इसी कारण से एक समय बहुत ज़्यादा मैगी का बदनामी हुआ था। ठीक है, तो अब समझते हैं अगर ये 5 ppm है तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमारा टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन मिलाया जाता है। ये फ्लोरीन क्यों मिलाया जाता है? बिकॉज फ्लोरीन इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन अगर रहता है तो फ्लोरीन भी बहुत कम मात्रा में रहता है, इतना मात्रा में रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, मिलियंथ मात्रा में रहता है, एकदम ना के बराबर। तो थोड़ा सा क्यों मिलाया जाता है, ज़्यादा क्यों नहीं मिलाया जाता है जब अच्छा है तो कारण है कि फ्लोरीन इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना टूथपेस्ट से, तो टूथपेस्ट में फ्लोरीन रहता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होने के कारण वो हमारे जो टूथ में जो येलो कलर डेवलप हो जाता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हमारा जो पीला जो कलर होता है दांत में उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो हमारा ब्लीचिंग हम लोग सुनते हैं ना, ब्लीचिंग करते हैं, तो ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, अगर ब्लीच करना मतलब ब्लीच में भी ऑक्सीडेशन होता है, वो ब्लीच जो करवाते हैं उससे क्या होता है, कलर को रिमूव कर देता है। तो वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन का ही कमाल है। तो फ्लोरीन क्या करता है, टूथपेस्ट जब हम ब्रश करते हैं तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दांत में जो पीला वाला सब्सटेंस उसको ऑक्सीडाइज करके उसको उसका कलर रिमूव कर देता है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट आपको पता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अगर लेंगे मात्रा में तो दांत के एनेमल से रिएक्शन करने लगेगा, और दांत के एनेमल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, दांत में कैविटी होना चालू हो जाएगा, यानी दांत में गड्ढा होना स्टार्ट हो जाएगा, दांत खाने लगेगा आपका कौन, फ्लोरीन। ठीक है ना? तो फ्लोरीन का यूज ज़्यादा चूहा मारने वाला दवाई वगैरह में भी यूज किया जाता है कि उसका दांत जो है, जैसे चूहा दवाई खाए तो उसका दांत क्या हो, सड़ने लगे, ख़राब होने लगे, क्योंकि वो दांत चूहा क्यों काटता है सामान को, उसका दांत बढ़ते रहता है। तो अगर उसका दांत को अगर ख़राब कर दिया जाए तो क्या होगा, वो काटना बंद कर देगा। तो जो रेड किल वगैरह होता है उसमें फ्लोरीन भी डाला जाता है, जिसके चलते उसका जो दांत है वो ख़राब हो जाए। तो फ्लोरीन का अगर ज़्यादा रहेगा अमाउंट तो क्या होगा, वो दांत हमारा ख़राब कर सकता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस होता है फ्लोरीन। तो अगर किसी टूथपेस्ट है उसमें मान लेते हैं क्या है मात्रा फ्लोरीन का, 5 ppm है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 5 ppm बाय मास, क्या लिखेगा, 5 ppm बाय मास अगर लिखा होगा तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हमें लेना होगा, 10 लाख। हम लोग मास परसेंटेज करते थे, देखते मास परसेंटेज पढ़े थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखते थे, 100 ग्राम। तो लेकिन हम यहाँ कितना में देख रहे हैं, 10 लाख में। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10⁻6 ग्राम। तो 10⁻6 ग्राम यानी 10 लाख ग्राम हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो सॉल्यूट कितना है, 5 ppm, यानी कितना ग्राम, 5 ग्राम। तो 10 लाख में केवल 5 ग्राम ही क्या मिलाया गया है,
10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम ही फ्लोरीन मिला हुआ है या लीड मिला हुआ है। अब अगर हम पूछे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करके बताइए तो क्या होगा? हाँ, 10 लाख में 5 ग्राम, तो 10 लाख बहुत बड़ा यूनिट है ना। 10 लाख जब इतना बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा वैल्यू, क्या कहते हैं, इतना बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है, उसमें अगर हम 5 ग्राम मैनेज कर देंगे तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर समुंदर से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ता है? तो वही बात है, अगर 10 लाख में अगर हम 5 घटा भी दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रह जाएगा? लगभग उतना का उतना ही रह जाएगा। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, यानी एक ड्रिंकिंग वाटर है का सैंपल हम लिए हैं, उसमें क्या मिला हुआ है? उसमें क्लोरोफॉर्म मिला है। सपोज टू बी कार्सिनोजिन, कार्सिनोजिन का मतलब है कैंसर काउजिंग। अगर उस पानी को आदमी पीते रहेगा लंबा समय तक तो क्या हो सकता है? उसको कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजिन का मतलब कैंसर काउजिंग सब्सटेंस। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। तो उस सैंपल में क्लोरोफॉर्म का मात्रा कितना पाया गया? 15 ppm पाया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो हमें पता लगाना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो पहला चीज़ तो हमें पार्ट्स पर मिलियन में दिया है, हमको किस में निकालना है? मास परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंट बाय मास में निकालना है। दूसरा चीज़ हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, इन द वाटर सैंपल। तो उस वाटर सैंपल में हमें क्या फाइंड करना है? क्लोरोफॉर्म का मोलालिटी फाइंड करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो डाटा दिया हुआ है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिया गया है 15 ppm। 15 ppm क्या है जी? क्लोरोफॉर्म। 15 ppm क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? और वेट ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले अगर कहीं देख लेंगे तो हमको पहले लिखना होगा 10⁶ सॉल्यूशन का वेट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 15 ग्राम। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्सप्रेस दिस इन % बाय मास। ठीक है, तो पहला का आंसर हम बनाते हैं। तो हमको % बाय मास कैलकुलेट करना है, नंबर 1। तो नंबर 1 कैलकुलेट करना है हमको % बाय मास। तो % बाय मास यानी % W/W कैलकुलेट करना है किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम में, इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमारे पास? 15 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 10⁶ इंटू 100, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? 15 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा जी? 4। 4 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4%। लेकिन आंसर देने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में। आंसर ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, आंसर देने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमको डिसिमल भी दिखाना होगा। तो इसमें तो सर डिसिमल कहीं है? डिसिमल नहीं, डिसिमल है लेकिन कहाँ है? 15 के बाद है। इसको लिख सकते हैं 15.0। 15.0 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5। और पॉइंट जैसे आगे बढ़ता है तो पावर क्या होता है? बढ़ेगा। पावर क्या होगा? बढ़ेगा। पॉइंट को पीछे करेंगे तो पावर घटेगा, पॉइंट को जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा। तो पावर कितना बढ़ेगा? एक प्लेस आगे ले गए हैं तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो -3 बड़ा होता है -4 से %। तो यहाँ हम क्या कर लिए? मास % कैलकुलेट कर लिए। किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमको पूछ रहा है मोलैलिटी डिटरमाइन करना है। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ मोल। लिख लो पहले इसको, समझ में आया? तो अब हम सेकंड हमारा है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल चाहिए सॉल्यूट का। तो नंबर 2 अब हम बनाएंगे। तो नंबर 2 क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट अगर केजी में लेना है, तो अगर केजी में नहीं दिया है तो अगर ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर पे, ये ना फॉर्मूला है। तब हमें क्या फाइंड करना होगा? नंबर ऑफ मोल। अच्छा, सॉल्वेंट का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट भी चाहिए ना। तो जब भी पार्ट्स पर मिलियन का सवाल आएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? जो वो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? उतना ही होगा। 10 लाख में 15 ग्राम कम कर देंगे तो कोई बहुत कम नहीं होगा, ठीक है ना। उससे आपको ही परेशानी होगा सब सॉल्व करने में। क्या 0 वाला तो कट जाएगा तुरंत, लेकिन 9,99,000 करने में आपको ही लफड़ा होगा। तो इसको आप 10 लाख ही मान के चलेंगे।
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता चल गया 10⁶ ही होगा, 10 लाख ही होगा। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास क्या है? कौन है सॉल्यूट हमारा? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है क्या? CHCl3। एक कार्बन है CHCl3, देखिए यहाँ पर। तो CH एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और क्लोरीन का संख्या कितना है? 3 है क्लोरीन। अब देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। अब क्लोरीन का मास क्या होता है? 35.5। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 35.5 को, तो 12 + 1 13, और ये कितना हो जाएगा? 35 को 3 बार में 105, तो 106.5 आएगा शायद। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो लगभग क्या आएगा? 119.5। कितना आएगा? 119.5 आ जाएगा। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हम मोलर मास कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? वेट क्लोरोफॉर्म का कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। अब मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया 119.5। तो देखिए अब 119.5 से डिवीज़न करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको क्या मान के चलते हैं? 119 को आप 120 ही कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 119.5 और 120 में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको आसानी से करने के लिए आप 119.5 को 120 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो कितना आता है नंबर ऑफ मोल? कितना बार में जी? 8 बार में। तो 1/8। 1/8 क्या होगा? 1/8 क्या होगा? 1 को आप डिवाइड कर दो 8 से, तो 0.1 तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.125। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया? 0.125 मोल। मोल है ये क्या है? मोल है। नंबर ऑफ मोल है 0.125 मोल, आप लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब मोलिटी फाइंड करना है हमको। तो मोलिटी कैसे फाइंड करेंगे? 0.125 नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, रख दिए, अभी जस्ट कैलकुलेट किए। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10⁶ ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? 0.125। तो ऊपर 3 0, नीचे 6 0, 3 0 कट जाएगा, तो 10⁻³ बचा नीचे, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ तो ये क्या साइंटिफिक नोटेशन हुआ? नहीं, पॉइंट में तो है, लेकिन पॉइंट को कहाँ ले जाना है? फर्स्ट और सेकंड के डिजिट के बीच में, यानी फर्स्ट प्लेस पे ले जाना है। तो पॉइंट को हम क्या करेंगे? पीछे कर देंगे। तो पीछे करेंगे तो क्या होगा? 1.25 10⁻⁻⁴ मोलिटी क्या होगा? मोल पर kg, या स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, अभी हम समझेंगे। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 kg solution, present in
1 liter solution is called normality of the solution. यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी के जैसा ही डिफिनेशन है। तो मोलरिटी में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सोल्यूट का क्या लिया जा रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारा जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। देखिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर वो लीटर में चेंज हो जाएगा। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा, तो नॉर्मलिटी का यूनिट जो होगा, इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल एन से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या हो जाए, 1n हो जाए, कितना हो जाए, 1n हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पॉइंट देख लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a solution when a solution having normality equal to 1n, then it is called कौन सा सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। तो अगर कहीं भी लिखा होगा क्वेश्चन में नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब उसका नॉर्मलिटी क्या है, 1n है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन 1/2n, यानी आधा हो गया नॉर्मलिटी, 0.5n। अच्छा ये बताइए, नॉर्मलिटी का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं, क्यों, तो नॉर्मलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मलिटी में यहाँ पर वॉल्यूम आया हुआ है। तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन is the normality of solution depends on temperature. Normality of solution depends on temperature. तो तापमान पर नॉर्मलिटी निर्भर करता है कि नहीं।
अब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको हमेशा यूज मिलेगा जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़िएगा। तो फैराडे का कितना लॉ है, 2 लॉ है, तो सेकेंड लॉ में आपको इसका जिक्र मिलेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है और निकालते कैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ज़रा देख लीजिए आप लोग। इसको हम पहले मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप लोग, तब इसको हम आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझाएंगे। देख लें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो निकालते कैसे, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे ना, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता था, वेट गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते थे वेट गिवन वेट में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, और किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, मोलर मास से नहीं, मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, यहाँ पर लेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्या लेंगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, अब ये नया चीज़ सुनने को मिला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट को किसे डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट से। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, और इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट जो निकाला जाता है, उसका निकालने का तरीका ये है कि हमको क्या लेना होगा, पहले फॉर्मूला वेट। व्हाट इज फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट। किसी के फॉर्मूला के वेट को हम लोग फॉर्मूला वेट कहते हैं, या सिंपली इसको मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट होता है उसी को तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं ना। तो एक्चुअली में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट भी 3 तरह का होता है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट। तो एक जनरल टर्म है फॉर्मूला वेट। तो आप इतना समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर, बाय एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या है, तो जान लीजिए कि ये एक्स फैक्टर कुछ भी हो सकता है। एक्स फैक्टर जो हो सकता है आपका वैलेंसी भी हो सकता है। क्या हो सकता है एक्स, ये जो एक्स फैक्टर है वो क्या है, वैलेंसी हो सकता है या चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। जो हम जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हैं, जिस साल्ट का, उसका वैलेंसी लिख दीजिए, या तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो लिख दीजिए। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक्स फैक्टर निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्स क्या ले सकते हैं, एक्स हो सकता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी एक्स क्या हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड हो सकता है, या एक्स एसिडिटी ऑफ बेस हो सकता है। एक्स क्या हो सकता है, एसिडिटी ऑफ बेस हो सकता है। अब एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है,
और एक्स फैक्टर क्या है, एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक्स फैक्टर होता क्या है, क्या क्या चीज़ को हम एक्स फैक्टर ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए, तब हम इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, जो फैराडे का 2 लॉ था, पहला लॉ में क्या था, फैराडे का जो पहला लॉ था उसमें बताया गया था कि जितना आप चार्ज पास करेंगे उतना इलेक्ट्रोड पर क्या डिपॉजिट होगा, एलिमेंट का मास डिपॉजिट होगा। फैराडे ने क्या करा था, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था। तो जितना ज़्यादा आप उस सॉल्यूशन से क्या करोगे, करंट पास करोगे, तो जितना ज़्यादा करंट पास करने का मतलब उतना ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा, मतलब उतना ज़्यादा चार्ज पास होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज पास होगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पर वेट डिपॉजिट होगा। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ में क्या था कि उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन लिया था, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था। एक सॉल्यूशन दूसरा सब्सटेंस का था, मान लेते हैं एक जिंक क्लोराइड का था, दूसरा क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का था, अगला सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड का था। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन पे सेम अमाउंट पे जब चार्ज पास किया, तीनों को एक सीरीज में कनेक्ट किया, और जैसे स्विच ऑन किया और थोड़ा देर जब चलने लिया, 10 मिनट तक करंट फ्लो हुआ, और फिर स्विच बंद कर दिया तो तीनों में करंट बंद हो गया, यानी सीरीज में कनेक्ट किया था। तो जब सेम अमाउंट ऑफ तीनों सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, तो उन्होंने क्या देखा कि सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का अलग अलग सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोड पर सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिपॉजिट हुआ। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट हुआ तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर भी डिपॉजिट हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जिंक भी डिपॉजिट हुआ। तो फैराडे ने क्या देखा, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सॉल्यूशन है उस पर जो इलेक्ट्रोड है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब में इक्वल डिपॉजिट हो रहा है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों का वेट सेम होगा, दोनों का वेट सेम होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा लेकिन वेट सेम नहीं होगा। लिख लीजिए। अब हमें जानना है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है और एसिडिटी ऑफ बेस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एसिड के बारे में। यानी बेसिसिटी किसके लिए बात कर रहे हैं, एसिड के लिए। तो पहले हम एसिड के लिए बात करते हैं। एसिड समझते हैं ना, आप लोग पढ़ेंगे एसिड क्या है। एसिड इज सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन, एसिड इज सावर इन टेस्ट, है कि नहीं। तो एसिड क्या होता है, जो H+ आयन रिलीज करे। तो H+ आयन भी अलग अलग अमाउंट में रिलीज कर सकता है, कोई 1 H+ आयन दे सकता है, कोई 2 H+ आयन दे सकता है। तो जितना H+ आयन रिलीज कर सकता है वो वाटर में, वही उसका क्या होगा, उस एसिड का बेसिसिटी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिसिटी क्या है हमारा, किसी भी एसिड का बेसिसिटी क्या होता है, किसी भी एसिड का बेसिसिटी होता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, है कि नहीं। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, यानी किसी एसिड के पास कितना H+ आयन वो रिप्लेस कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं, है कि नहीं। अब समझते हैं, हम कुछ एसिड लेते हैं, जैसे एक एसिड लिए हैं और हम इधर क्या लेते हैं, बेसिसिटी लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक एसिड ले रहे हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। क्यों, कितना H+ है इसके पास, 1। अगर 1 H+ आयन रिलीज करेगा तो इसका बेसिसिटी क्या होगा,
1 होगा, है कि नहीं। HNO3 कौन सा एसिड है ये हमारा, इसे हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं और इसका बेसिसिटी क्या होगा 1, क्योंकि एक H प्लस देगा। H2SO4 कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बेसिसिटी क्या होगा 2, क्योंकि 2 H प्लस देगा। H3PO4 कौन सा एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका बेसिसिटी क्या होगा 3। तो इस तरह से हम लोग एसिडिटी निकाल लेते हैं, सॉरी बेसिसिटी निकालते हैं किसका, एसिड का। तो अब हम जानेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। तो इसके लिए हम एसिड की जगह पे क्या लेंगे, इस बार हम एसिड के जगह पे लेने वाले हैं बेस। एसिड की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, बेस लेंगे। तो बेस के लिए हम क्या लेते हैं, एसिडिटी लेते हैं। नहीं, उल्टा समझना, याद रखना है उल्टा। बेस का अगर देखना है तो हमें क्या देखना होगा, एसिडिटी देखना होगा। तो एसिडिटी क्या होता है, बेस क्या देता है जी, बेस OH माइनस देता है, रिलीज करता है, OH माइनस रिलीज करता है। जितना OH माइनस रिलीज करेगा उतना ही क्या होगा, जितना OH माइनस रिलीज करेगा उतना ही उसका एसिडिटी होगा। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, वही उसका क्या होगा, एसिडिटी होगा उस बेस का। तो जैसे हम एक कुछ बेस ले रहे हैं और उसका हम एसिडिटी लिखने जा रहे हैं। तो हमारा एक बेस है, सबसे नामी बेस है, वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे नामी बेस है। और इस बेस का एसिडिटी कितना होगा बताओ तो, 1, एक OH माइनस रिलीज करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बेसिसिटी क्या होगा 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बेसिसिटी क्या होगा 2। तो इस तरह से हम बेसिसिटी निकाल सकते हैं, सॉरी एसिडिटी निकाल सकते हैं किसी भी बेस का। तो हम लोग जल्दी से अब नॉर्मलिटी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम करते हैं नॉर्मलिटी पे एक क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 40 gram of sodium hydroxide, containing 40 gram of sodium hydroxide in 2 liter of solution। तो हमको एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन कितना दिया है, 2 लीटर सॉल्यूशन दिया है। इस 2 लीटर सॉल्यूशन में हमको 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो हमें इस सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ये ना है नॉर्मलिटी। तो हमारे पास समस्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, वेट बाय
इक्विवेलेंट वेट, यही होता है जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। लेकिन हमें इक्विवेलेंट वेट की जानकारी नहीं है, जब तक इक्विवेलेंट वेट की जानकारी नहीं होगी तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे एक्स फैक्टर। तो बताइए NaOH है, तो NaOH का एक्स फैक्टर क्या हो सकता है 1। ये ऐसे बेस है, तो बेस के लिए हम एक्स फैक्टर क्या लेंगे, एसिडिटी। तो इसका एसिडिटी कितना है 1 है ना, एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का जो वैल्यू है इसका वो क्या है 1 होगा। ऐसे भी अगर हम चार्ज देखें तो Na प्लस पे कितना चार्ज होगा +1, या OH दोनों में से कैटायन या एनायन में से किसी एक का आप चार्ज देख सकते हैं या वैलेंसी देख सकते हैं। तो दैट इज चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी। तो चार्ज देखे चाहे वैलेंसी देखे, सोडियम का वैलेंसी क्या होगा 1 होगा, OH माइनस का वैलेंसी 1 होता है या चार्ज 1 होता है। तो कैटायन और एनायन दोनों में से किसी एक का चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो आप एसिड है या बेस है तो इसका बेसिटी और एसिडिटी लिख दीजिए। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि NaOH क्या है, बेस है, तो उसका एसिडिटी लिख दिए और एसिडिटी कितना है 1। तो आप बताइए इक्विवेलेंट वेट जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 होता है ना। याद रखिएगा कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 40 होता है। तो 40/1 तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो हम पता कर लिए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 40 होता है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो कितना वेट दिया है हमारा NaOH में, तो NaOH का दिया हुआ है 40 और इक्विवेलेंट वेट भी कितना आया था, इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है, आया नहीं था, ये हमेशा आएगा ही 40। इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होता है 40 और 40 ग्राम दिया था। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आया। अब नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकालने के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 1 और वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना है 2, तो नॉर्मलिटी कितना हो गया 0.5 N। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, नॉर्मलिटी फाइंड किया। तो हम एक क्वेश्चन और देंगे, वो आप खुद से बनाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नॉर्मलिटी पे। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10% W of कैल्शियम कार्बोनेट solution। Calculate the normality of 10% W/W of calcium carbonate solution if the density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। अगर उस सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का 1.1 ग्राम पर ml है, तो हमें नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो इसको आप खुद से एक बार प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम उसको यूज करेंगे। तो यूज दिया हुआ है क्या है, कंसंट्रेशन दिया गया है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या दिया हुआ है 10% W/W किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है। तो सबसे पहले हम उसी तरह वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं और वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं।
तो जब भी वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा तो हम परसेंटेज है यहाँ पर तो 100 लिख देंगे, 100 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका वेट क्या होगा 10%। 100 का 10% कितना होता है 10 ग्राम। और हमको फाइंड करना है नॉर्मलिटी। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया होगा 1000 से गुना करते हैं तो लगता तो ml में ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी किसमें दिया हुआ है ग्राम पर ml में। तो डेंसिटी जब ग्राम पर ml में जाएगा तो वॉल्यूम भी हमेशा ml में ही आएगा, याद रखिएगा। और ऊपर में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, तो लीटर में चेंज हो जाएगा ये। तो नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है जी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है गिवन वेट, है कि नहीं, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और हमें फाइंड करना होगा इक्विवेलेंट वेट, है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे चार्ज क्या है Ca2+। अब कार्बोनेट आयन है तो इस पे चार्ज कितना है 2-। तो यहाँ एसिड ना बेस है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे वैलेंसी या चार्ज। तो एक्स के लिए हम क्या देख रहे हैं चार्ज देख रहे हैं। तो चार्ज किसका देखना है, कैटायन का या एनायन का, दोनों में से किसी एक का, कैटायन का या चार्ज या एनायन का। कैटायन का चार्ज कितना है, एनायन का भी चार्ज 2 है, दोनों में से किसी एक का चार्ज लीजिए। तो वैलेंसी क्या हो गया, चार्ज कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेट हो गया वो क्या हो गया, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, देखिए हम निकाल देते हैं। इसका होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 16×3 = 48। अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट ज़्यादा कहना सही रहेगा, क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फार्मूला यूनिट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का जब भी हम क्या निकालते हैं फार्मूला का मास निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट। कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं। ये क्लास 9 में पढ़ना है आप लोग को कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों लगभग एक जैसा है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कोवैलेंट कंपाउंड के लिए और फार्मूला यूनिट मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ना, कैटायन और एनायन जिसमें हो तो वो आयनिक कंपाउंड होता है। अब बात समझिए, तो इसका जो फार्मूला मास हो गया, फार्मूला यूनिट मास हो गया, वो कितना हो गया 100 और वैलेंसी कितना हो गया इसका 2। तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट 50, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो कितना ग्राम दिया गया है, तो हमें फाइंड करना क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो वेट दिया है 10 ग्राम बटे 50। तो क्या होगा, चलिए रख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 10/50 आया, या इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया 1/5, ये ना आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है
नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का डेंसिटी। ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होगा? हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा जी? मास बाय डेंसिटी। और सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितना है? 1.1। तो इसको कर दीजिए, पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं तो 1000/11। तो 1000 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार में कितना आता है? 99। 1 बचा 0, है कि नहीं? फिर कितना बार में? 0 बार में। ठीक है, 0 लाएं तो ये 0 बार में। तो फिर 0 देंगे तो यहाँ पर पॉइंट देना होगा। कितना बार में? 9 बार में। तो अप्रोक्स देखा जाए तो 90.9 कितना आया हमारा? 90.9 को हम अगर मान के चलिए 91 मान सकते हैं। 90.9 हमारा आ रहा है वैल्यू, 90.9 आ रहा है। तो इसको हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो? 91 ml या लीटर। डेंसिटी लीटर में है कि ml में है? ml में है। तो वॉल्यूम भी क्या आएगा? ml में आएगा। अब जरा देखिए, वॉल्यूम 91 आया ना, ml में है तो 1000 से गुना कर देंगे। चलिए 5 से डिवाइड हो सकता है क्या? 1000 हो सकता है। कितना बार में? 10 2 बार में 200, है ना जी? कितना आया? 200। तो हमारा जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है हमको? 200/91। अब हम 200 को 91 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में 182, 18 बचा 0। अच्छा रुकिए 1 मिनट। तो 18 आया। अब 0 देना होगा ना, तो पॉइंट कितना बार में? 1 ही बार में, क्योंकि 182 आता है 2 बार में। तो 91, 10 में 1 गया 9, 17 बचा ना। 17 में 9 गया तो कितना होगा? 8। 17 में 9 गया तो 8 होता है ना, 8। तो 89 बचेगा। फिर अगर हम 0 दे दें इसमें तो कितना बार में आएगा? 9 का टेबल पढ़े हो ना, 9 ढंग 900। तो 9 बार में 81। तो अप्रॉक्स 9 बार में तो जो आएगा वैल्यू वो लगभग क्या होगा? 9 × 9 81, 10 8। तो 2.19 एन हमारा क्या होगा? नॉर्मलिटी होगा। 2.19, या इसको हम लोग 2.2 भी मान करके चल सकते हैं। 2.2 एन। तो हमारा कंसंट्रेशन टर्म समाप्त हुआ। तो हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म को
क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो अगला क्लास होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी। तो हम अगले क्लास में सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे।